अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के अंदर आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है रजिस्टर्स। इस टॉपिक के अंदर हमारा फोकस होगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, वो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स होते क्या चीज़ हैं। बेसिकली जो आपका रजिस्टर है ये एक छोटी सी मेमोरी होती है, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें आप बहुत कम साइज का डाटा आप इसके अंदर सेव कर सकते हो। और ये जो आपका रजिस्टर है ये आपका जो सीपीयू है उसके बिल्कुल अंदर एम्बेड हुआ होता है, यानी कि जहाँ पे आप लोग बात करते हो कि रैम की, तो रैम क्या करती है कि रैम वो सीपीयू से अलग होती है। अगर मैं कैशे की बात करूँ तो जो डिफरेंट कैशे है, कुछ कैशे तो आपकी सीपीयू के अंदर भी एम्बेड होते हैं, लेकिन कुछ कैशे जो हैं वो क्या हैं, वो आउट ऑफ द सीपीयू भी हैं। लेकिन जो आपका रजिस्टर है वो क्या है, वो विद इन सीपीयू होता है, यानी कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर ये उन्होंने इसको लगाया होता है। और ये इसका बेसिक काम क्या होता है कि जितनी भी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं उसको अपने अंदर सेव कर लेता है, या किसी भी मेमोरी का जो एड्रेस है उसको भी स्टोर कर सकता है, या किसी भी किस्म का डाटा हो, हाँ वो बिट सीक्वेंस हो, हाँ वो इंडिविजुअल करैक्टर हो, उनको भी अपने अंदर सेव कर सकता है। और ये बात हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा कि जो रजिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली मैनिपुलेट हो रहे होते हैं कंट्रोल यूनिट से, यानी कि कंट्रोल यूनिट उसको डायरेक्टली इसके अंदर डाटा रीड भी कर रहा होता है और राइट भी कर रहा होता है। और आपके जो रजिस्टर हैं राउंड अबाउट जो आपका कंप्यूटर है वो 14 जो रजिस्टर हैं उनको यूज़ कर रहा होता है, और हर एक जो रजिस्टर होता है वो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहा होता है। रिसेंटली अभी हम देखेंगे कुछ स्लाइड्स के बाद कि जो आपके रजिस्टर्स हैं, हर एक जो रजिस्टर है उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है और वो क्यों हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जो आपका रजिस्टर्स होते हैं उनमें सिंपली उनका जो साइज़ होता है वो बिट या बाइट में होता है, वो एमबी में नहीं होता। इस बात से ही हमें ये पता चलता है कि जो आपका रजिस्टर है वो बहुत कम साइज़ में है, यानी कि आप कभी भी उसको बड़ी जो फाइल है आप उसके अंदर सेव नहीं कर सकते। और अगर आप हम लोग जो आपका सीपीयू है उसको स्पेसिफिकली उसको ओपन करके देखें तो हमें पता चलता है कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है जो बेसिकली क्या करता है, पूरे के पूरा ओवरऑल कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, उनको मैनिपुलेट कर रहा होता है। और इसके बाद जो आपका सीपीयू का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। थर्ड वन जो है वो आपके रजिस्टर्स हैं, और रजिस्टर्स का पोर्शन यहाँ पे उन्होंने सीपीयू के अंदर ही दिखाया गया, क्योंकि वो इसके अंदर ही लगा होता है। अगर मैं रजिस्टर्स की बात करें और उनके ऑपरेशंस की बात करें तो बेसिकली जो रजिस्टर्स हैं वो तीन तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन है फेच, सेकंड वन है डी कोड एंड थर्ड वन है एग्जीक्यूट। यानी कि हर एक जो रजिस्टर है मीन 14 के 14 रजिस्टर तीन बेसिक ऑपरेशन ज़रूर परफॉर्म करेंगे, फैच के, डी कोड के और एग्जीक्यूट के। बेसिकली जो फैच ऑपरेशन क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें क्या करते हो कि आप यूज़र ने जो इंस्ट्रक्शन पास की उनको आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, यानी कि इनपुट डिवाइसेस से आप लोग फैच करते हो, गेट करते हो, और देन फिर आप लोग क्या करते हो, मेन मेमोरी में सेव कर रहे होते हो। फिर मेन मेमोरी से आपका डाटा जो रजिस्टर में सेव हो रहा होता है। और अगर मैं डी कोड की बात करूं तो बेसिकली जब आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं तो उन इंस्ट्रक्शन को जब मैनिपुलेशन का प्रोसेस उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी कोडिंग। यानी कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को मैं समझता हूँ, उनको इंटरप्रेट करता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उनको डी कोड कर रहा हूँ ताकि जो मेरा सीपीयू है उसको आसानी से इंटरप्रेट करके उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसके बाद थर्ड वन जो ऑपरेशन है वो क्या है, एग्जीक्यूट। जो एग्जीक्यूशन का जो बेसिक जो ऑपरेशन होता है वो सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है, और ये तमाम के तमाम वो रिज़ल्ट जो कि आपके सीपीयू प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद उसको मेमोरी में सेव कर लेता है और फिर देन जो आपके आउटपुट डिवाइस हैं उसके ऊपर भेज देता है। अगर मैं इनको तीनों को ओवरऑल इसका सिनेरियो में समरी में आपके साथ शेयर करूं तो बेसिकली जो रजिस्टर्स हैं वो डाटा रीड भी कर रहे होते हैं,
डाटा राइट भी कर रहे होते हैं और डाटा को मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं। यानी कि डाटा रीड करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि जो आपके पास सीपीयू है, जब आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रैम के पास आ जाती हैं, रैम से फिर वो सीपीयू फैच करता है और सीपीयू फैच करने से पहले वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने रजिस्टर के अंदर रखता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि रैम से डाटा फैच करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये फैच हो रहे हैं। यानी कि रजिस्टर वहाँ से डाटा कॉपी करके अपने अंदर सेव कर रहा होता है और फिर जब उनको मैनिपुलेट किया जाता है, सीपीयू वहाँ से डाटा फैच करके मैनिपुलेट करता है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, डी कोड हो रहा है। जब मैनिपुलेशन अक्कर हो जाती है तो जो आउटपुट आ रहा होता है तो वो भी सबसे पहले कहाँ पे सेव हो रहा होता है, आपके रजिस्टर में सेव हो रहा होता है और फिर रजिस्टर से ऑनवर्ड फिर जो आपकी रैम में जाता है और रैम से फिर आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में चला जाता है, यानी जहाँ भी भेजना हो वहाँ पे वो सेंड कर दिया जाता है। तो ये थे बेसिक जो ऑपरेशंस हैं रजिस्टर्स के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कैटेगरीज क्या हैं। बेसिकली जब हम रजिस्टर की कैटेगरी की बात करते हैं तो रजिस्टर्स हैं, हम उनको 5 कैटेगरीज में, मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है जनरल पर्पस रजिस्टर, सेकंड वन है आपका सेगमेंट रजिस्टर्स, थर्ड वन है आपके इंडेक्स रजिस्टर्स, फोर्थ वन है आपके पॉइंटर रजिस्टर और फिफ्थ वन है आपके फ्लैग रजिस्टर। ये बेसिकली 5 जो हैं मेजर कैटेगरीज हैं रजिस्टर्स की, लेकिन हर एक जो कैटेगरी है वो आगे फर्दर डिफरेंट जो सब कैटेगरी में डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। बेटा जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं उसमें फर्स्ट वन है एक्यूमुलेटर। बेसिकली एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का जो डाटा होता है उसको स्टोर करता है। कोई भी एक्यूमुलेटर किसी भी आउटपुट या इनपुट का जो डाटा आया है उसको अपने अंदर सेव करने की कैपेबिलिटी रखता है। जब हम एक्यूमुलेटर की बात करते हैं तो बेसिकली जो एक्यूमुलेटर है उसको हम एक बॉक्स की से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो नेम है वो क्या है, ए है। और यहाँ पे जो बॉक्स है उसकी जो लेंथ है, जो उसकी आप समझ लें कि उसकी जो विड्थ है वो बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है, उसके साइज़ की। यानी कि ये क्या है, इसका साइज़ है। आपने सुना होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो बेसिकली ये एक्यूमुलेटर की बेस पे ही हम ये डिफाइन करते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था या आप कह लें कि जो रजिस्टर था वो क्या था, वो 8 बिट था। यानी कि 8 बिट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपके पास अगर डाटा आया है, कोई भी आपके पास एक करैक्टर आया है तो उसको आप लोग क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो बिट्स की फॉर्म में। तो बिट बेसिकली क्या है, एक यूनिट है। क्या है, एक यूनिट। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जो कंप्यूटर है, जो रजिस्टर है या क्यूमुलेटर है वो क्या है, 8 बिट है। इट मीन्स वो एट अ टाइम 8 बिट का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक्यूमुलेटर एट अ टाइम 8 बिट का डाटा अपने अंदर सेव कर लेता है। लेकिन जब हम 8 बिट की बात करते हैं तो 8 बिट बहुत जो साइज़ है बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास बिट स्ट्रीम है जिसमें 101010 डबल वन एंड डबल वन है। तो अगर ये मैंने डाटा अपने रजिस्टर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर सेव करना है तो सबसे पहले मुझे इसका जो ब्लैक पोर्शन वाले जो हैं, ब्लैक कलर वाले जो बिट्स हैं उनको सेव करना पड़ेगा। देन इसके बाद मुझे जो रेड वाले के जो बिट्स हैं उनको सेव करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो इससे फिर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ साल बाद, कुछ अरसे बाद इसमें जो है एडवांसमेंट क्या लेके आए कि उन्होंने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया। जब साइज़ इंक्रीज़ किया है तो उन्होंने एक और इसको नाम क्या दे दिया, ए एक्स बेसिकली क्या है, एक्स फॉर एक्सटेंडेड टू 16 बिट है। यानी कि एक्यूमुलेटर ए एक्स मीन कि एक्यूमुलेटर
क्या हो चुका हुआ है, 16 बिट का हो चुका हुआ है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। जब साइज़ इंक्रीज़ किया तो एट अ टाइम ये क्या कर सकता है कि अपने अंदर 16 बिट का जो डाटा है वो सेव कर सकता है। जब वो 16 बिट का डाटा सेव कर सकता है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो आपके सामने जो एग्जांपल मैंने 1010 एंड 10 एंड सो ऑन मैंने प्रोवाइड की हुई है, तो यहाँ पे अगर जो डाटा मैंने इसको सेंड करना है, इसको मैंने मैनिपुलेट करवाना है, तो सबसे पहले जाके एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो ये 16 बिट है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक पोर्शन या रेड पोर्शन वाले जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स हैं उसको मैंने सेव करवाना हो, यानी कि मैंने पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको मैंने सेव ना करवाना हो, तो फिर मैं इसको कैसे बताऊंगा कि ये कैसे इसको सेव करें। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और जो फर्स्ट जो 8 बिट हैं उसको हम बोलते हैं लो पार्ट, एंड जो सेकंड वन जो पोर्शन बनता है उसको बोलते हैं हाई पार्ट। और सेम ऐसे हम क्या करते हैं कि जो एक्सटेंडेड आपका एक्यूमुलेटर है उसको भी दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, और एक को नाम देते हैं हम ए एच और सेकंड को नाम देते हैं ए एल, यानी कि एक्यूमुलेटर हाई पोर्शन एंड एक्यूमुलेटर लो। अब जो अगर आपने लो सेंड करना है तो आप सिंपल क्या करोगे कि एक्यूमुलेटर के जो आपके राइट साइड पे ए एल वाली पोर्शन पे है, यहाँ पे आप लोग अपना डाटा सेंड कर सकते हो, यानी कि सेव कर सकते हो। या फिर आप लोगों ने अगर सिंपल हाई को सेंड करना है तो आप क्या करोगे कि ए एल पोर्शन को छोड़ के एक्यूमुलेटर के जो लेफ्ट साइड पे पोर्शन है 10101011, उसका वो जो डाटा है वो इसके अंदर सेव कर सकते हो। इसी तरह जो जो टेक्नोलॉजी आती गई, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो रजिस्टर का जो साइज़ है उनको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। जो जो साइज़ इंक्रीज़ होता गया तो हमारे पास एक और उन्होंने क्या किया कि 16 बिट का पोर्शन ऐड कर दिया, यानी कि रजिस्टर का साइज़ जो और ज़्यादा लंबा कर दिया। और जब एक्सरसाइज और उनका जो साइज़ वो ज़्यादा किया तो उसको नाम क्या दे दिया, EAX। EAX स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड टू 32 बिट, यानी कि उन्होंने AX को और एक्सटेंड करके उसका नाम जो है वो डिफरेंट रख दिया, वो क्या है, EAX। अब इसके बाद ये जो है उन्होंने बेसिकली कितने बिट का हो गया, 32 बिट। इट मीन्स कि वो एट अ टाइम 32 बिट का जो डाटा वो एक जगह से वो अपने अंदर सेव कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इसको और ज़्यादा साइज़ इसका इंक्रीज़ किया, और जब साइज़ इंक्रीज़ करके उन्होंने 32 बिट का एक और पोर्शन जो है वो इस कैलकुलेटर के अंदर ऐड किया है। और इसके बाद इसका जो नाम है वो क्या रखा है, रिच रजिस्टर 64 बिट, यानी कि RAX। आर फॉर स्टैंड फॉर रिच और देन रजिस्टर 64 बिट। तो इस बात का ये भी मतलब है कि अब ये एट अ टाइम 64 बिट का डाटा अपने अंदर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह एक्यूमुलेटर जो है वो 8 बिट से ऑनवर्ड 16 बिट, और फिर 16 बिट से 32 एंड 64 जो बिट है उसमें डिवाइड हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें इन्हांसमेंट आ रही है या उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। और जो आपका CPU है उसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका डाटा है जो फर्स्ट वन पे शो होगा वो क्या होगा, आपका एक्यूमुलेटर, और उसको हम AL पोर्शन में डिवाइड करेंगे, और उसका जो नाम है वो हम क्या रखेंगे, AX एक्सटेंडेड। जो आपका जो 16 बिट जब ऑनवर्ड हुआ था तो हमने उसका नाम क्या रखा था, AX, और यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे, AX रखोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग साथ वो EAX और RAX का साइज भी मेंशन करना चाह रहे हो तो आप लोग इजीली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद एक्यूमुलेटर के बाद जब हम बात करते हैं तो सेकंड जनरल पर्पज रजिस्टर में हमारे पास जो रजिस्टर आता है वो क्या है, बेस रजिस्टर। बेसिकली जो बेस रजिस्टर्स हैं वो किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है उसको सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल CPU ने अपना कोई भी डाटा किसी रैम में राइट किया, अब जिस जगह राइट किया उसका एड्रेस वो सेव किस में करेगा, बेस रजिस्टर में करेगा। तो बेसिकली जो बेस रजिस्टर है वो किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि अगर CPU को बाद में भी ज़रूरत पड़े तो वो क्या करता है कि वो बेस रजिस्टर से बोलता है कि मुझे डाटा, कि मुझे मेमोरी एड्रेस सेंड करो जिसके ऊपर मैंने डाटा सेव किया। जब इसके पास डाटा आता है तो वो एड्रेस बस को यूज़ करके उसके ऊपर एड्रेस रखता है, देन रैम को सेंड कर देता है। रैम फिर क्या करती है, उस एड्रेस को रीड आउट करती है, वो उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा होता है उसको डाटा बस को यूज़ करके CPU को सेंड
कर सकते हैं। और जो बेस रजिस्टर है उसको भी हम क्या करेंगे कि दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, BH और BL में। उसका नाम क्या रखेंगे, BX, और X फॉर एक्सटेंडेड जो है। और इसमें भी आपको चार जो है वो पोर्शन मिलेंगे। वो कौन कौन से, आपका B है, BX है एक्सटेंडेड, और फिर EBX है जो 32 बिट है, और RBX जो है वो रिच रजिस्टर जो है, रिच बेस रजिस्टर एक्सटेंडेड आप कह सकते हो। और ये कौन सा आपका 64 बिट। और CPU के में आपका जो सेकंड वन आएगा वो क्या आ जाएगा, बेस रजिस्टर। जब हम बेस रजिस्टर से आगे मूव करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड वन रजिस्टर आता है उसको हम बोलते हैं काउंट रजिस्टर। कीप रिकॉर्ड ऑफ आइट्रेशन वाइल आ लूप इंस्ट्रक्शन इज रनिंग। अगर आप आप CS के स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में आप लोग लूप यूज़ करते हो। लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफिक टाइम उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आइट्रेशन हुई है, तो फिर सेकंड हुई है, फिर थर्ड हुई है, तो कितनी आइट्रेशन हो चुकी हुई हैं, उसका जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली जो C है या C++ है या जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो काउंट रजिस्टर को यूज़ करके अपने अंदर उसका डाटा सेव कर होता है। फॉर एग्जांपल लूप एक मरतबा चला, फिर दूसरी मरतबा चला, ये कितने टाइम चल चुका है, ठीक है, तो उतने टाइम जो काउंटिंग है वो क्या करेगा, काउंट रजिस्टर को यूज़ करके उसके अंदर डाटा सेव करेगा। उससे उसको पता चलता जाएगा कि मेरा इतना टाइम हो चुका हुआ है और मैंने इतना टाइम इसको इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और जब हम काउंट रजिस्टर की भी बात करें तो काउंट रजिस्टर भी आपका दो पोर्शन में डिवाइड होता है। यानी कि जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो सारे के सारे आपके लेफ्ट साइड यानी कि लो पोर्शन और जो आपका हाई पोर्शन यानी कि उसमें डिवाइड होते हैं। और आप उनको स्पेसिफिकली अगर आप काउंट रजिस्टर यूज़ कर रहे हो देन CL के ज़रिए उसका लो पोर्शन डिवाइड करोगे, और उसका हाई पोर्शन डिवाइड शो करना है तो आप लोग CH को यूज़ करोगे। और इसके अंदर भी आपको CX, ECX एंड RCX मिलेंगे। और थर्ड पे आपका जो काउंट रजिस्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। काउंट रजिस्टर के बाद बात करते हैं डाटा रजिस्टर पे। डाटा रजिस्टर बेसिकली एक ऐसा डाटा रजिस्टर होता है जो अपने अंदर आउटपुट का जो डाटा वो सेव रखता है। ये भी दो पोर्शन में डिवाइड होता है, DH और DL में। और ये भी आपके पास DX, EDX एंड RDX में आपको मिल जाएगा। यानी कि इसका भी साइज़ 64 बिट तक इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी कि आप 64 बिट का डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हो एट अ टाइम। जब हम जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करें तो हमारे पास एक्यूमुलेटर, उसके बाद हमारा पास बेस रजिस्टर था, उसके बाद हमारा काउंट रजिस्टर था, उसके बाद हमारा डेटा रजिस्टर था। तो ये चारों के चारों जो रजिस्टर हैं उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और यहाँ पे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि हर एक जो रजिस्टर है वो एक स्पेसिफिक जो पर्पस है, उसका एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड वन जो सेगमेंट की, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंट रजिस्टर। बेसिकली जो सेगमेंट रजिस्टर है वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो डाटा वो कंटेन कर रहा है या कोड को वो यूज़ कर रहा है, या कोड जितना भी है उसको सेव करने के लिए या स्टैक को यूज़ करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं कि सेगमेंट रजिस्टर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। बेसिकली जो आपका सेगमेंट रजिस्टर है जो कैटेगरी है वो आगे फर्दर चार जो हैं आपके रजिस्टर्स में या चार सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। उसमें फर्स्ट वन है आपका कोड सेगमेंट रजिस्टर, सेकंड वन है आपका डाटा सेगमेंट रजिस्टर, थर्ड वन है आपका स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, और फोर्थ वन है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। बारी बारी इनको हम देखते हैं कि जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है और बाकी जो हैं वो क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कोड सेगमेंट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है कि जो कुछ भी आपने प्रोग्राम में लिखा है उसका जो एड्रेस है वो अपने अंदर सेव कर रहा था। यानी कि CPU कोड सेगमेंट को यूज़ करते हुए जो आप लोग सोर्स कोड लिखते हो उसका जो एड्रेस है वो कोड सेगमेंट के अंदर सेव कर रहा होता है। और जो कोड सेगमेंट को आप सिंपल सी एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करोगे और इसको आप CS से लिखोगे, और CPU के अंदर आफ्टर जनरल पर्पस जो फर्स्ट वन रजिस्टर होगा वो आपका कोड सेगमेंट रजिस्टर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाटा सेगमेंट की, तो बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो आप कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो
जो आप लोग डाटा यूज़ कर रहे हो उसका भी जो एड्रेस है, यहाँ जो आपका वर्किंग एरिया है उनका जो एड्रेस है उसको सेव करने के लिए आप लोग डाटा सेगमेंट को यूज़ करोगे। यानी कि कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर जितना भी डाटा है, जितने भी कांस्टेंट है, उनके एड्रेसेस को सेव करवाने के लिए डाटा सेगमेंट को यूज़ कर रहा होता है। और आफ्टर सी एस आपका डाटा सेगमेंट इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। जब हम डाटा सेगमेंट से ऑनवर्ड मूव करते हैं स्टैक सेगमेंट में, तो बेसिकली स्टैक सेगमेंट एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप बेसिकली डाटा और किसी भी फंक्शन का जो रिटर्न एड्रेस होता है उसको सेव कर रहे होते हैं। बेसिकली जो प्रोसीजर या सब रूटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं। और आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है, पीस ऑफ आप कह सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो इम्प्लीमेंट तब होता है जब आप उसे कॉल करते हो। जब कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और उसमें कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब आप उसे कॉल करते हो तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जाता है कि आपका जो कंट्रोलर है वो वहाँ पे मूव करता है, मूव करने के बाद दोबारा रिटर्न होता है जहाँ से उसने फंक्शन को कॉल किया होता है, और फिर फंक्शन कॉल करने के बाद की जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि जब मैंने आफ्टर डेफिनेशन एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने इस जगह पे आना है, तो बेसिकली वो क्या करता है कि जो रिटर्न एड्रेस होता है वो इन्हीं रजिस्टर को यूज़ करके उसके अंदर सेव कर देता है। जो ही वो फंक्शन के अंदर जितनी भी बॉडी या फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, तो फिर वो स्टैक सेगमेंट को बोलता है कि तुम्हारे पास जो रिटर्न एड्रेस है वो मुझे दो ताकि मैं वहाँ पे मूव करूँ और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं उनको एग्जीक्यूट कर लूँ। यानी कि जो आपका स्टैक सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रहा होता है। और यहाँ पे जो मैं आपको बात बता चलूँ कि स्टैक क्या है, बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोग क्या करते हो, अपना जो डिफरेंट डाटा है वो सेव कर रहे होते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग क्या यूज़ करते हो, लाइफो यूज़ करते हो। लाइफो मेथड स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा होता है। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड डाटा स्ट्रक्चर क्या है तो उसमें आपने स्टैक और क्यू के बारे में पढ़ा होगा। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में जाता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है। यानी कि ये एक ऐसा थैला है जो एक एंड से आप उसके अंदर ऐड करते हो और उसी एंड से आप पॉप आउट कर रहे होते हो। जो फर्स्ट मोस्ट एलिमेंट होता है, सॉरी जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं टॉप एलिमेंट। और जो स्टैक है बेसिकली जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसको पहले रिमूव करेगा और देन फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे और फिर उससे नीचे उनको ऑनवर्ड मूव करता जाएगा या उसको पॉप आउट करता जाएगा। तो इस तरह जो सबसे फर्स्ट में डाटा एंटर हुआ है वो सबसे लास्ट में निकलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है, ये लाइफो है। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। और बेसिकली जो स्टैक है वो इसलिए इम्प्लीमेंट की जाती है और इसी स्टैक को यूज़ करके जो हम डाटा और जो उनका जो रिटर्न एड्रेस होता है, आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो स्टैक को यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सेगमेंट जो रजिस्टर में स्टैक सेगमेंट के बात करने के बाद अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास आता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। बेसिकली जब आपके पास जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा हो जाता है और आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि डाटा सेगमेंट या जो आपका जो है डाटा सेगमेंट जो है उसमें जगह नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका रैम का कुछ जो पोर्शन है उसको एज आ रजिस्टर के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं और उसको नाम क्या देते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर का। बेसिकली वो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर क्या करता है कि जो एडिशनल जो आपका डाटा होता है उसके अंदर हम सेव कर लेते हैं और बाद में वक्त ज़रूरत हम उसको रीड करके राइट करके उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। यानी कि ये उस वक्त होता है जब आपका जो डाटा जो आपके रजिस्टर्स हैं वो बिल्कुल फिल हो चुके होते हैं और आपका जो डाटा था वो कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर आप लोग क्या करते हो, एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ करके अपने प्रोग्राम की जो रनिंग है वो स्मूथली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली क्या थे, आपके सेगमेंट रजिस्टर थे जिसमें हमने जो है वो 4 सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा और इन चारों के चारों को हम क्या बोलेंगे, ये क्या हैं, आपके बेसिकली सेग रजिस्टर हैं या सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। जब हम सेगमेंट रजिस्टर से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर्स आते हैं। बेसिकली ये जो इंडेक्स रजिस्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि किसी भी इंडेक्स का एड्रेस सेव करने के लिए या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके भी दो पोर्शंस हैं, ये दो आगे फर्दर जो रजिस्टर्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन सोर्स इंडेक्स एंड सेकंड वन इज़ द डेस्टिनेशन इंडेक्स है।
सोर्स इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा इंडेक्स होता है जो पॉइंट आउट करता है सोर्स इंडेक्स को या फिर सोर्स ऑपरेंड को, ताकि वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वो इम्प्लीमेंट क्या है? ऐड 3DL। अब यहाँ पे मैं क्या करना हूँ कि 3 को मैं DL पे मूव करवाना चाह रहा हूँ, या DL के अंदर जो कुछ भी है उसके साथ मैं मैनिपुलेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या है? आपका सोर्स इंडेक्स है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, वो क्या है? ऐड BL एंड DL। ये आपके पास दो रजिस्टर हैं और मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि DL में जो डाटा है वो मैं BL में मूव करवाना चाह रहा हूँ, या BL के अंदर मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सोर्स कौन है? तो इसलिए यहाँ पे जो भी ऑपरेंड एज अ सोर्स के तौर पे काम करेगा, उसका जो एड्रेस है वो आप लोग क्या करोगे? सोर्स इंडेक्स के अंदर सेव करोगे। इसलिए इसका नाम सोर्स इंडेक्स रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक एक्सप्रेशन का के अंदर जो मैनिपुलेशन हो रही है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके अंदर जो सोर्स है उसका एड्रेस सेव करने के लिए ये यूज़ हो रहा होता है, या उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। अब जब हम सोर्स इंडेक्स की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सोर्स इंडेक्स के साथ साथ हमें उसके डेस्टिनेशन जो एड्रेस है, इंडेक्स है या ऑपरेंड है, उसका भी पता होना चाहिए। तो जो उसके लिए उन्होंने एक अलग रजिस्टर रखा है जिसका नाम क्या है? डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये बेसिकली जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है, ये क्या करता है कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि आगे मैंने बात की कि जो अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है? ऐड BL एंड DL। वहाँ पे मैंने बताया कि जो DL है वो सोर्स इंडेक्स है, कि सोर्स यहाँ पे क्या होगा कि DL में जो कुछ पड़ा हुआ है वो BL में ऐड होना है। अब जो BL है वो क्या है? वो आपका इंडेक्स रजिस्टर, वो डेस्टिनेशन इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन इंडेक्स अपने अंदर BL का जो एड्रेस है, या BL का जो आप समझें कि एड्रेस उसके उसको सेव कर रहा है, कि सोर्स इंडेक्स सेव करता है सोर्स के इंडेक्स को, और बी जो आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स है वो किसको करता है? आपके डेस्टिनेशन को। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो ऑपरेंड हैं, A और B। अब मैंने B का जो डाटा है वो A में ऐड करना है, तो B यहाँ पे क्या हुआ? मेरे पास सोर्स इंडेक्स हुआ, और जो मेरे पास A हुआ वो क्या हुआ? डेस्टिनेशन इंडेक्स हुआ। क्यों? क्योंकि हमें दोनों का एड्रेस पता हो तभी तो हम कोई भी जो ऑपरेशन है ऐड का या सब का, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वरना ये आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेम एज सेम, तो यही दोनों रजिस्टर को हम यूज़ करके अपने जो कोई भी सोर्स ऑपरेंड है या कोई भी आपका इंडेक्स ऑपरेंड है उसका डाटा सेव करेंगे। और इंडेक्स रजिस्टर SI और जो DI है वो एज अ इंडेक्स रजिस्टर के तौर पे इम्प्लीमेंट। SI स्टैंड फॉर सोर्स, I फॉर इंडेक्स एंड D स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन एंड I फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसके बाद पॉइंटर रजिस्टर आता है। जो पॉइंटर रजिस्टर हैं ये किसी भी मेमोरी के एड्रेसेस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। उसमें बेस पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंटर है जो अपने अंदर वो इंस्ट्रक्शन जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है, फॉर एग्जांपल दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस सेव करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो हैं सारे के सारे जो हैं वो इंडेक्स रजिस्टर के बाद में आते हैं। और ये हर एक जो भी आप लोग आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, या आप मैक यूज़ कर रहे हो, या आप लोग विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो उन सब में जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो IP से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो इंस्ट्रक्शन है कौन सी एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस अपने अंदर सेव करेगा। जब हम स्टैक पॉइंटर की बात करते हैं तो स्टैक की बात हुई तो इट मीन्स कि स्टैक क्या करता है? टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप आउट करता है। तो उसका जो एड्रेस है उसके लिए हमने एक अलग पॉइंटर बनाया जिसका नाम क्या है? स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। यानी कि स्टैक का जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसका एड्रेस सेव करने के लिए स्टैक को CPU यूज़ करता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और इसको आप लोग SP से रिप्रेजेंट करोगे
और ये दोनों मिलके डिफरेंट जो पर्पज़ है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टैक पॉइंटर के बाद आपका जो थर्ड वन है जो इंडेक्स रजिस्टर में, वो क्या है, बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो स्टैक के बेस एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है। स्टैक का बेस एलिमेंट कौन सा होता है कि स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उससे जो नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं स्टैक इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, फर्स्ट वन जो है, तो उससे जो नीचे वाला होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका बेस पॉइंटर होगा। मैं इसको एग्जांपल से रिप्रेजेंट करता हूं कि अगर देखिए मेरे पास बीपी से आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, और देखें जो यहाँ पे स्टैक है, स्टैक में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो टॉप से रिप्रेजेंट होगा, और जो उससे नीचे वाला है सेकंड वन जो है, ऊपर से जो सेकंड वन है वो क्या होगा, आपका बेस रजिस्टर होगा। यानी कि इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है इसका जो एड्रेस है वो बेस पॉइंटर में सेव होगा, ताकि जो स्टैक है वो क्या कर सके कि जब टॉप मोस्ट एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर ले, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, तो उसके बाद जो डाटा है या उसके बाद का जो एड्रेस है वो अपने अंदर सेव करे ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। इसके बाद जब हम बात करते हैं लास्ट वन रजिस्टर जो हैं, वो बेसिकली क्या है, आपका फ्लैग रजिस्टर है। फ्लैग रजिस्टर बेसिकली प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स हैं। ये डाटा को स्टोर करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए सिग्नल के ज़रिए ये इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैंने इसके अंदर डाटा कोई भी सेव करना है या ट्रांसफ़र करना है तो मैं स्पेशल किस्म का एक जो सिग्नल है वो इशू करूँगा, और उसकी बेस पे आपका जो फ्लैग रजिस्टर है वो डाटा को स्टोर कर रहा होता है या फिर ट्रांसफ़र कर रहा होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके प्रोसेसर की जो करंट पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं सिंपली इस दैट बात करता हूँ कि मैं एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ 1 and 1 का, और उसमें मैं एडिशन कर रहा हूँ 1 and 1, जब मैं 1 and 1 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 0, और देन 1 क्या होगा, वो कैरी जाएगा। अब जो 1 है वो जो स्टेट है उसको मैंने जब सेव करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रजिस्टर चाहिए, और वो सीपीयू क्या करता है, वो इसी फ्लैग रजिस्टर को यूज़ करके वो डाटा सेव कर रहा होता है। तो ये थे आपके बेसिकली मेन जो रजिस्टर्स थे। अब ये बात हमेशा ये बात याद रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज को हम ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या करती है कि वो 14 के 14 रजिस्टर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करके वो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही होती है। और सीपीयू को रजिस्टर से डाटा रीड एंड राइट करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो रैम के पास डाटा रीड या राइट करे। तो बेसिकली इन्हीं रजिस्टर की वजह से जो असेंबली लैंग्वेज है, आप लोग ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फास्ट है, और ज़्यादा वो तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट हो रही होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आप लोगों के पास कोई भी आप क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट्स भी कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।